हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दी एरू डॉट। मेरा नाम मुस्कान है और हम क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं आज इस वीडियो में, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। हम एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझेंगे, आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं एनसीईआरटी की वहाँ से। तो चैप्टर शुरू करें इससे पहले आप सब लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, सो दैट अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। तो चलो शुरू करते हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। इस स्टोरी का पर्पस यही है कि आपको प्रोडक्शन के बेसिक कंसेप्ट्स के साथ इंट्रोड्यूस किया जाए, समझाया जाए कि बेसिक कंसेप्ट्स कौन से हैं प्रोडक्शन के। और जो ये स्टोरी है या ये जो विलेज है पालमपुर, ये हाइपोथेटिकल है। एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ अ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई विलेज एग्जिस्ट नहीं करता, ये फैक्चुअल नहीं है, ये सिर्फ आपको प्रोडक्शन के बेसिक कंसेप्ट्स समझाने के लिए ये स्टोरी और ये विलेज है क्रिएट किया गया है। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन द पालमपुर। फार्मिंग जो है ये एक मेन एक्टिविटी है पालमपुर विलेज की, जहाँ पे सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, ये भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, लेकिन लिमिटेड स्केल में की जाती है। मतलब जो प्रोपोर्शन है इन एक्टिविटीज़ का, जो कि एक्टिविटीज़ होगी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गई या डेयरी हो गई या ट्रांसपोर्ट हो गई या ऐसी और भी एक्टिविटीज़ हैं, ये स्मॉल स्केल या लिमिटेड स्केल में जो है एक्टिविटीज़ की जाती हैं। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब ये जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया या मैन्युफैक्चरिंग हो गया, अब इसके लिए हमें रिसोर्सेज की तो ज़रूरत पड़ेगी, हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए इन सब एक्टिविटीज़ को करने के लिए। तो वो क्या रिसोर्सेज हैं? वो रिसोर्सेज हो सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे लैंड हो सकती है आपकी, मैन मेड आइटम्स होगी, अब कुछ तो प्रोडक्शन क्रिएट करेंगे ना, मैन मेड हो गया, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें ट्रांसपोर्ट का पूरा सिस्टम देखना पड़ेगा, ठीक है। ह्यूमन एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, अब ह्यूमन जो हैं वो काम करेंगे, ठीक है, वो कुछ क्रिएट करेंगे, ह्यूमन एफर्ट्स की ज़रूरत होगी। और पैसा, मनी की भी जो है हमें ज़रूरत पड़ेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी प्रोडक्शन में, चाहे वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो या डेयरी हो या ट्रांसपोर्ट हो या और भी कोई भी एक्टिविटीज़ हो, तो कहीं ना कहीं इन रिसोर्सेज की जो है हमें ज़रूरत पड़ेगी। As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce a desired goods and services in the village. जैसे हम स्टोरी पढ़ेंगे पालमपुर की, हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से हम डिफरेंट रिसोर्सेज को कंबाइन कर सकते हैं, ताकि अपनी इच्छा से हम अपने डिज़ायर्ड, हमारी नीड के हिसाब से हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकें। तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन। अब पालमपुर के बारे में पढ़ते हैं, एक इंट्रोडक्शन है स्टोरी का। जो ये पालमपुर विलेज है ये नेबरिंग विलेज या फिर टाउन से कनेक्टेड है। रायगंज जो है ये बिग विलेज है जो कि 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से। An all-weather road connects the village to Raiganj and further on to the nearest small town of Shahpur. पहले हमने देखा कि वेल कनेक्टेड है नेबरिंग विलेजेस और टाउन से। फिर हमने देखा कि रायगंज जो कि एक बड़ा विलेज है वो 3 किलोमीटर की दूरी पर है पालमपुर से। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ऑल वेदर रोड है जो कनेक्ट करती है विलेज रायगंज से भी और भी जो स्मॉल टाउन्स है जैसे कि शाहपुर हो गया। अब ऑल वेदर रोड्स क्या हो गई? ऑल वेदर रोड्स वो हो गई जैसे जो पूरे समय हर वेदर में जो है वो काम करती है, मतलब उन पर ट्रैवल किया जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, जो रोड खराब नहीं होती, ठीक है। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड। बहुत सारी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमें देखने को मिलती है, जैसे कि बुलक कार्ट्स हो गई, टोंगाज हो गए, बगीज होगी, जो कि
वुडन कार्ट ड्रॉन बाय बफेलो होती हैं, वो बुगेज कहते हैं उनको, बगी कहते हैं, लोडेड विद जैगरी गुड एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। तो यहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन की बात देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट जो है, हमें बहुत तरह के ट्रांसपोर्ट जो है देखने को मिलता है, जैसे बुलक कार्ट्स हो गई, टोंगाज हो गए, बगीज हो गई, ठीक है, या कुछ जैसे जैगरीज जो है उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है, या फिर और कोई कॉमोडिटीज़ होंगी जैसे मोटरसाइकिल्स हो गए, जीप्स हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, ट्रक्स, इनके थ्रू भी जो है ट्रांसपोर्टेशन होती है। ये जो विलेज है इसमें 450 फैमिलीज़ के अराउंड जो हैं लोग रहते हैं, बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट, अलग अलग कास्ट के जो हैं तकरीबन 450 फैमिलीज़ जो हैं वो रहती हैं, जिसमें 80 तो अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं ऑन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज एंड आर मेड ऑफ ब्रिक विथ सीमेंट प्लास्टरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल 450 फैमिलीज़ रहती हैं, जिसमें से 80 जो हैं फैमिलीज़ वो अपर कास्ट की हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ लैंड है विलेज की, उनके जो घर हैं वो बहुत बड़े हैं, ब्रिक्स के साथ बने हुए हैं, सीमेंट प्लास्टरिंग हो रखी है। फिर हम बात करते हैं द एससीज यानी दलित्स, कंप्राइज 1/3 यानी 1/3 जो पॉपुलेशन है या फैमिलीज़ हैं वो एससीज या दलित्स की हैं, एंड लिव इन द वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, एक कॉर्नर पे रहते हैं विलेज के, एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज, छोटे हाउसेज हैं, सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रो। अपर क्लास में तो हमने देखा कि उनके जो हाउसेज हैं वो ब्रिक्स या सीमेंट प्लास्टरिंग में बने हुए हैं, लेकिन जब इनकी बात करते हैं तो इनके घर छोटे भी हैं और मड और स्ट्रो से बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउस, और ज़्यादातर जो घर हैं वो उनके पास इलेक्ट्रिक कनेक्शंस भी हैं, यानी बिजली जो है उनको प्रोवाइड की गई है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज़ यूज इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। अब जो इलेक्ट्रिसिटी पावर्स हैं, ट्यूबवेल्स हो गई फील्ड्स में या फिर वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस में जो है यूज़ की जाती है। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स, 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं, एक हाई स्कूल है, देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है प्राइमरी, रन बाय द गवर्नमेंट जिसको रन करती है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है वेयर द सिक आर ट्रीटेड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोवाइड की जाती है बिजनेसेस के लिए भी, फील्ड्स में भी जो है हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पावर्स हैं। जो पालमपुर है 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है। फिर हम देखते हैं कि पालमपुर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो कि गवर्नमेंट रन करती है। फिर हम देखते हैं कि प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पे जो है इलाज किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स। हम देखते हैं जितना भी हमने ये पढ़ा है इससे हमें एक बात समझ में आती है कि ये वेल डेवलप्ड है, फेयरली वेल डेवलप्ड विलेज है जहाँ पे रोड्स का सिस्टम अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, स्कूल्स है, हेल्थ सेंटर्स हैं। कंपेयर दीज फैसिलिटीज़ विद दोज इन योर नियर बाय विलेज। और हम इन जो चीज़ें हैं, ये फैसिलिटीज़ हैं, हम अपने आसपास के विलेजेस में भी आप देख सकते हैं कि क्या सिमिलैरिटी है, कितना डिफरेंस है। यस, ये सब रिसोर्सेज जो हैं, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब जो फैसिलिटीज़ हैं, क्या हमारे आसपास के विलेजेस में भी प्रोवाइड की जा रही हैं। द स्टोरी ऑफ पालमपुर, एन इमेजिनरी विलेज है, विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज। अब प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हम देखेंगे। इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब जब इंडिया के विलेजेस की बात करते हैं तो फार्मिंग एक मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है, फार्मिंग बहुत ज़्यादा तादाद पे की जाती है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रेफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़। एक तो फार्म एक्टिविटीज़ हो गई, दूसरी तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड करते हैं, जैसे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, शॉपकीपिंग हो गया, या फिर और कुछ। We shall take a look at both these activities after learning a few general things about production. हम दोनों एक्टिविटीज़ को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। Organization of production. The aim of production is to produce the goods and services that we want.
अब प्रोडक्शन तब वो उन्हीं चीज़ों की हम प्रोडक्शन करेंगे ना जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, जिनकी हमें ज़रूरत है, नीड है, उन्हीं गुड्स या सर्विसेज को जो है हम प्रोड्यूस करेंगे। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब 4 ज़रूरतें। हमने सोचा कि हमें प्रोडक्शन करनी है, हमें कुछ गुड्स बनाने हैं। अब हमें पेन चाहिए, तो हमें जो है पेन बनाने हैं, तो पेन्स की जो प्रोडक्शन करनी है, तो लेकिन अब उसके लिए हमें क्या ज़रूरी होगा। अब पेन बनाने हैं, किसी चीज़ की प्रोडक्शन करनी है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी होगा। तो यहाँ पे 4 ज़रूरत जो चीज़ें हैं वो हमें बताई हैं। पहला है रिक्वायरमेंट इज़ लैंड। लैंड सबसे पहली रिक्वायरमेंट है लैंड। अब हमें पेन की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, पेन्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो हमें सबसे पहले जगह चाहिए होगी जहाँ पे हम मैन्युफैक्चर कर सकें, तो वो लैंड हो गया। और भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें चाहिए होंगे, जैसे पानी हो गया, फॉरेस्ट या मिनरल्स, कुछ ऐसे चीज़ें भी हमें जो है ज़रूरी होंगी अगर हमें कुछ गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करनी है। फिर सेकेंड रिक्वायरमेंट है लेबर। अब पेन बनाने के लिए लोगों की भी तो ज़रूरत है, वर्कर्स की ज़रूरत है, लेबर की ज़रूरत है। जो लोग who will do the work, people who will do the work, लोग जो काम करेंगे। some production activities require highly educated workers to perform the necessary tasks। लोग अब जो है उनको रखा जाएगा काम करने के लिए, लेबर कहते हैं उनको। और कुछ ऐसी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों की प्रोडक्शन होती है जहाँ पे हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की ज़रूरत होती है ताकि वो नेसेसरी टास्क को पूरा कर सकें। अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। अब कुछ वर्कर्स जो मैनुअल वर्क कर सकें। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। अब हर वर्कर की जिस तरीके से ज़रूरत है या कैपेसिटी है या कह लो स्पेशलाइजेशन है, नेसेसिटी है, उस हिसाब से जो है काम मिल जाता है प्रोडक्शन में। ठीक है, हमने देखा पहला लैंड, फिर लेबर। अब देखते हैं तीसरी रिक्वायरमेंट जो कि है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। अब बहुत सारी ऐसी जो हैं वैरायटी ऑफ इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिजिकल कैपिटल यानी एक ऐसी चीज़ें जो प्रोडक्शन के मिड प्रोसेसेस, मिड टाइम में, या हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें पता चला कि हमें 10 दिन हो गए हैं तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए फिजिकल कैपिटल भी तो होनी चाहिए। ठीक है, एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन इनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि टूल्स हो गए। अब पेन बनाने हैं तो टूल्स की ज़रूरत होगी, मशीन्स की ज़रूरत होगी, बिल्डिंग्स तो है ही। टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स प्लो to sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc. अब जो ये टूल्स या मशीन्स हैं वो फार्मर प्लो से भी हो सकता है और या फिर सोफिस्टिकेटेड मशीन्स भी हो सकती हैं, जैसे कि जनरेटर्स, टर्बाइंस या कंप्यूटर्स। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल्स। अब जैसे टूल्स होगी, मशीन्स होगी, अब ये बिल्डिंग्स होगी, तो ये बहुत लंबे समय तक जो है हमारे साथ रहने वाली हैं, बहुत लंबे समय तक हम इनका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इनको क्या कहेंगे? फिक्स्ड कैपिटल। क्या कहेंगे? फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स का मतलब पक्का। तो ये हो गया हमारी कैपिटल जो कि फिक्स्ड है, जो हिलेगी नहीं, बहुत लंबे समय तक हम इनको काम में लेंगे, तो उसको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। फिर हम देख रहे हैं रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। पहले हमने टूल्स, मशीन एंड बिल्डिंग्स की बात करी जो कि फिक्स्ड कैपिटल है। फिर हम देख रहे हैं रॉ मटेरियल या मनी इन हैंड। हमने पेन बनाना है तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा, हमें इंक चाहिए होगी, या हमें बॉडी बनाने के लिए हमें हो सकता है कि कुछ प्लास्टिक के वो चाहिए हो, तो वो रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, मनी इन हैंड, हमें पैसा भी चाहिए। अब रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो हमें पैसा भी चाहिए। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज यार्न यूज्ड बाय वीवर, क्ले यूज्ड बाय पॉटर। अब यहाँ पे वीवर की एग्जांपल ले रखी है और पॉटर की एग्जांपल ले रखी है। वीवर के केस में यार्न ज़रूरी है, रॉ मटेरियल है, और पॉटर के केस में क्ले एक रॉ मटेरियल है। ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स। अब पैसा तो ज़रूरी है ही,
इन बिटवीन भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, जैसे हमें कुछ ऐसे ऑयल्स की ज़रूरत पड़ गई पेन में, या हमें पेन की बॉडी जो है वो कलरफुल बनानी है या कुछ अलग तरीके से डेकोरेट करनी है, तो वो जो चीज़ें हैं वो उन चीज़ों को परचेज करने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। ठीक है। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, हमें काम करने के लिए जो कैपिटल चाहिए। अब रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है, हमने बिल्डिंग खड़ी कर ली, हमारे पास मशीन्स आ गई, हमारे पास टूल्स आ गए, लेकिन हमने काम भी तो करना है। काम कैसे करेंगे? तो वो काम करने के लिए जो भी कैपिटल, जो भी पैसा खर्च होगा, तो उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। यानी रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए, मनी इन हैंड रखने के लिए, ये सब कुछ आता है वर्किंग कैपिटल में। अनलाइक टूल्स, मशीन एंड बिल्डिंग, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। अब ये प्रोडक्शन के काम में आती है, लेकिन वो काम करने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। देयर इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। अब चौथी, हमने देखा पहली तो है हमारे पास लैंड, फिर लेबर, फिर फिजिकल कैपिटल। इसको सेग्रीगेट करा है दो हिस्सों में, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। अब चौथी है, हमें नॉलेज चाहिए होगी, एन एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट, ईदर टू यूज योर सेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। जो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल की, ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे हैं। चौथी रिक्वायरमेंट क्या है? ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमंस ही तो हैं जिनके पास नॉलेज होगी पेन बनाने की, या फिर एक एंटरप्राइज होगी जिनको जैसे लैंड, लेबर या फिजिकल कैपिटल को एक तरह एक काम के लिए यूज़ किया जाए, यूटिलाइज किया जाए रिसोर्सेज को जो उनके पास अवेलेबल है, और एक आउटपुट क्रिएट किया जाए या फिर बेचा जाए माल। अब पेन्स हमने बना लिए, अब उनको सेल भी तो करना है, मार्केट में जाना भी तो है, तो उसके लिए क्या रिक्वायर होगा? ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो ये हमारी चौथी रिक्वायरमेंट हो गई, जो कि है ह्यूमन कैपिटल। ये जो ह्यूमन कैपिटल है हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन। अब इस फोटो में ये बताइए कि इसमें लैंड क्या है, लेबर है, फिक्स्ड कैपिटल क्या क्या है। आई होप अगर आपने ये सब पढ़ा है अच्छे से तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। लैंड जहाँ पे ये काम कर रहे हैं, लेबर ये जो काम कर रही हैं, फिक्स्ड कैपिटल कौन सी हो गई? मशीन्स, ये जो मशीनरी काम करने के लिए यूज़ की जा रही है, ये हमारी फिक्स्ड कैपिटल हो गई। ठीक है। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। अब हमें कोई भी प्रोडक्शन करनी है, हमने एग्जांपल ली पेन्स की, अब हमें पेन्स बनाने हैं, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें जितनी भी प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी स्टेजेस हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको क्या करना होगा? कंबाइन करना होगा। लैंड को कंबाइन करना होगा, लेबर, फिर फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। ये जब ये सारी चीज़ें एक साथ काम करेंगी, एक साथ यूज़ में आएंगी, तभी जाकर जो है हमारी प्रोडक्शन हो पाएगी। विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये हमारी जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, वी विल लर्न मोर अबाउट फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। फार्मिंग इन पालमपुर, हमने अभी देख लिया कि किस तरीके से जो है हमें रिक्वायरमेंट होगी प्रोडक्शन करने के लिए। अब हम फार्मिंग की बात कर लेते हैं। फार्मिंग की बात करते हैं पालमपुर विलेज की, तो लैंड जो है वो फिक्स्ड है। फार्मिंग एक मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर में। 75% जो लोग हैं दे आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। 75% लोग जो हैं वो अपना जो काम है वो फार्मिंग का करते हैं फॉर देयर लिवलीहुड। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। अब हो सकता है वो फार्मर्स हों या फिर फार्म लेबरर्स हों। द वेल बींग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। अब इन लोगों की जो वेल बींग है, इन लोगों की जो लिविंग होगी, तो ये सब कुछ जो है प्रोडक्शन, जो खेतों में जो प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, फार्म्स में जो प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, उन्हीं से जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी होंगी। बट रिमेंबर
that there is a basic constraint in raising farm production. Land area under cultivation is practically fixed. अब जो लैंड एरिया है ये फिक्स्ड है. Since 1960 in Palampur there has been no expansion in land area. 1960 से पालमपुर की जो लैंड एरिया में है कोई एक्सपेंशन नहीं हुई, कोई बढ़ोतरी जो नहीं हुई है. लैंड की जो ज़मीन है, जो एकर्स ऑफ लैंड है, वो इंक्रीज़ नहीं हुई है. अंडर कल्टीवेशन मतलब जितनी लैंड वो 1960s में कर रहे थे उतनी फ्यूचर में कर रहे हैं. By then, some of the wasteland in the village has been converted to cultivable land. तो इससे क्या हुआ, with the passage of time, कुछ जो वेस्ट पड़ी थी लैंड जिस पे कोई काम नहीं हो रहा था या कुछ नहीं थी, कोई लिविंग नहीं थी, किसी ने घर नहीं ले रखा था, खाली ज़मीनें जो पड़ी थी, तो उनको कन्वर्ट कर दिया ताकि वहाँ पे भी जो है कल्टीवेशन हम लोग कर सकें. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. अब फार्म प्रोडक्शन इंक्रीज करना था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. फार्म प्रोडक्शन जो हम खेती बाड़ी करते हैं, जो प्रोडक्शन होती है, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जो भी है, उसको इंक्रीज करने के लिए अब देखो एक ही ज़मीन पर जब हम काम कर रहे हैं तो प्रोडक्शन कहीं ना कहीं सेम ही आएगा. तो उस चीज़ को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें और लैंड की ज़रूरत पड़ी. तो और लैंड जो है वो हमने यूज़ में ली कल्टीवेशन के लिए. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर. लैंड को हम हेक्टेयर्स में मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट है ये. दो इन द विलेजेस यू में फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट सच एज बीघा, ग्विंटा एक्सेट्रा. हम कह देते हैं, जब हम ऐसे डिस्कस कर रहे होते हैं, आपने सुना होगा बड़ों से या आसपास कई लोगों से, कितने बीघे ज़मीन है. मूवीज़ में भी सुना होगा कितने बीघे ज़मीन ले ली है, इतने बीघे की ज़मीन है, ठीक है, इतने बीघे में ये जो है कल्टीवेशन कर रहे हैं, इतने बीघे में ये रह रहे हैं, घर बना लिया है. तो हम बहुत सारी जो है लोकल यूनिट्स का यूज़ करते हैं, बट अगर स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें तो हेक्टेयर है. 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू द एरिया ऑफ स्क्वेयर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स. ठीक है, 100 मीटर्स वन साइड पे जो मेजर करते हैं. कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर फील्ड विद द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड. अब दूसरा पॉइंट है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. पहला हमने पढ़ लिया कि जो लैंड है वो फिक्स्ड है. अब देखना है कि एक ही लैंड से ज़्यादा ग्रो कैसे करें. क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम एक ही लैंड पे, इतनी ही लैंड पे ज़्यादा जो है कल्टीवेट कर सके, ग्रो ज़्यादा कर सके, वो पढ़ते हैं. In the kind of crops grown and facility available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of उत्तर प्रदेश. कहीं ना कहीं वेस्टर्न पार्ट, जो उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ से जो है ये जो पालमपुर जो एक विलेज है वहाँ से जो है रिजेंबल करता है, जिस तरीके की यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो की जा रही हैं, यहाँ पर फैसिलिटीज जो अवेलेबल हैं. All land is cultivated in पालमपुर. सारी लैंड कल्टीवेट की जाती है पालमपुर पे. नो लैंड इज लेफ्ट आइडल. अब कोई भी ज़मीन ऐसी नहीं है जो खाली हो. ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स ग्रो जोवर और बाजरा या जोवार ग्रो करते हैं. ये जो दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड. अब ये जो प्लांट्स हैं कैटल फीड की तरह भी यूज़ की जाते हैं. इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर. अक्टूबर और दिसंबर के बीच में पोटैटोज़ की जो है कल्टीवेशन की जाती है. अब ये जो रेनी सीजन की बात होगी, अब विंटर सीजन की बात करते हैं. अब विंटर सीजन यानी रबी सीजन में फील्ड्स आर सोन विद वीट. रबी सीजन में वीट सो की जाती है. फ्रॉम वीट प्रोड्यूस्ड फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन. और जो सरप्लस होता है, जो बच जाता है, अपने खुद के यूज़ के बावजूद जो बच जाती है, वो मार्केट, जो रायगंज की जो मार्केट है वहाँ पे जो है बेच देते हैं. अ पार्ट ऑफ लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन. अब कुछ पार्ट में शुगर केन भी उगाई जाती है जो कि हार्वेस्ट की जाती है एक बार एक साल में. ठीक है, एक साल में एक बार जो है वो हार्वेस्ट की जाती है. शुगर केन जो है इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर. अब शुगर केन जो है वो जैगरी की फॉर्म में हो या रो फॉर्म में हो, एज इट इज़ हो, वो शाहपुर में जो है ट्रेडर्स को बेच देते हैं.
The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to well-developed system of irrigation. हमने देखा कि बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं, जैसे यहाँ पे 3 डिफरेंट क्रॉप्स हैं एक ही साल में, जो फार्मर्स हैं पालमपुर के वो ग्रो कर पा रहे हैं, 3 तरह के क्रॉप्स ग्रो कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, उनको इरिगेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी प्रोवाइड की गई हैं। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी आ गई, जिसकी वजह से जो है इरिगेशन सिस्टम को की बदलाव किया गया, जिससे बहुत अच्छा और मेजर इम्पैक्ट पड़ा। पर्शियन व्हील्स वर टिल देन यूज्ड बाय द फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर। पहले पर्शियन व्हील्स यूज किए जाते थे पानी खींचने के लिए वेल से, एंड इरिगेटेड स्मॉल फील्ड्स। पीपल सो दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरिगेट मच जो इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स होती हैं उससे ज़्यादा इरिगेशन जो है वो कर पाते हैं, लार्जर एरियाज की जो है वो इफेक्टिवली वो कर पाते हैं इरिगेशन। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय गवर्नमेंट। पहले कुछ ट्यूबवेल्स तो गवर्नमेंट ने इंस्टॉल कर दी थी, लेकिन थोड़े टाइम बाद फार्मर्स ने खुद ही प्राइवेट ट्यूबवेल्स जो हैं वो सेटअप करना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट कि मिड 1970s में एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वॉज इरीगेटेड। ठीक है, 1970s तक जो है एंटायर जो कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 था वो सारा का सारा इरीगेट हो पा रहा था। नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव मच हाई लेवल्स ऑफ इरीगेशन। इंडिया में, भारत में कोई और विलेज नहीं है जिसके जो लेवल इरीगेशन का पालमपुर में है। अपार्ट फ्रॉम द रिवराइन प्लेन्स, कोस्टल रीजन्स इन आवर कंट्री आर वेल इरीगेटेड। कोस्टल रीजन ज़्यादा इरीगेटेड हैं। इन कंट्रास्ट प्लेट्यू रीजन्स सच एज डेक्कन प्लेट्यू हैव लो लेवल्स ऑफ इरीगेशन। डेक्कन प्लेट्यूज जो हैं वो कम इरीगेशन के से सफ़र करते हैं, लो लेवल्स ऑफ इरीगेशन होता है, वहाँ पे इरीगेट जो है पानी की जो है कमी होती है। ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री, द लिटिल लेस देन 40% इज इरीगेटेड इवन टुडे। 40% जो है लैंड थोड़ी कम है लेकिन इरीगेट की जाती है आज भी। इन रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। और बहुत ज़्यादा कह सकते हो 40% तो हम इरीगेट कर देते हैं लैंड, लेकिन बाकी का 60% जो है वो रेनफॉल पे डिपेंड करता है। टू ग्रो मोर वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। जो हमने यहाँ पे देखा किस तरीके से ये जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो की जा रही थी एक ही उसमें सीजन में, तो इसको कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। बहुत लोग जो हैं आज के टाइम पे बहुत कॉमनली यूज्ड है, पहले भी, जिससे जो है प्रोडक्शन इंक्रीज की जाती है ऑन अ पीस ऑफ लैंड। एक ही लैंड पे जो है प्रोडक्शन को हम इंक्रीज कर पाते हैं, उसको कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। पालमपुर में हर एक फार्मर 2 क्रॉप्स तो एटलीस्ट ग्रो करता ही है। मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज अ थर्ड क्रॉप। पोटैटो एज अ थर्ड क्रॉप ग्रो कर रहे हैं इन द पास्ट 15 और 20 ईयर्स। 15 और 20 सालों से जो है पोटैटोज एज अ थर्ड क्रॉप, 2 क्रॉप्स तो वो करते ही करते हैं, तीसरी जो है पोटैटो कर देते हैं। You have seen that one way of increasing production from the same land is by multiple cropping. हमने ऊपर देखा कि मल्टीपल क्रॉपिंग से जो है हम लैंड की जो प्रोडक्शन है इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, द अदर वे इज टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को भी हम यूज़ करके हम प्रोडक्शन जो है इंक्रीज कर सकते हैं ताकि हायर ईल्ड हो सके। Yield is measured as a crop produced on a given piece of land during the single season. एक सीजन में एक लैंड के पीस में कितनी जो क्रॉप प्रोड्यूस हो रही है उसको हम कहते हैं यील्ड। कितनी क्रॉप प्रोड्यूस हो रही है उसको हम यील्ड कहते हैं। टिल द मिड 1960s में द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनली वंस। ट्रेडिशनल थे सीड्स विद रिलेटिवली लो यील्ड जो है वो कम होती थी। ट्रेडिशनल सीड्स इनको जो है कम इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती थी। फार्मर यूज्ड काउ डंग एज अ नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स। ठीक है, काउ डंग का यूज़ होता था और ये जो है रीडली अवेलेबल होता था फार्मर्स के पास, तो इनको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी।
फिर आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन इन लेट 1960s introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high yielding variety of seeds। ग्रीन रेवोल्यूशन आता है इन लेट 1960s में जो इंट्रोड्यूस करता है HYV सीड्स को, जिससे जो है वीट और राइस की जो है जो कल्टीवेशन है वो HYV सीड्स के साथ हो, कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स। अब ट्रेडिशनल सीड्स के साथ अगर कंपेयर करें तो HYV सीड्स जो थे ये प्रॉमिस करते थे कि प्रोड्यूस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्रेन्स ऑन अ सिंगल प्लांट। एक ही प्लांट पे ज़्यादा से ज़्यादा, जो पहले इतना होता था फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ग्रो कर पाएंगे। एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स। अब एक ही लैंड का जो पीस है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वांटिटी है वो प्रोड्यूस कर पा रहा है फूड ग्रेन्स की, जो कि पहले होती थी उससे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहा है। HYV सीड्स, इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, प्लेंटी ऑफ वाटर यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे जो ये थे ट्रेडिशनल सीड्स थे, इनको पानी की ज़रूरत कम पड़ती थी, लेकिन HYV सीड्स को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है और केमिकल फर्टिलाइजर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे पेस्टिसाइड्स की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि बेस्ट रिजल्ट आ सके। तो यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन का क्वेश्चन बन सकता है कि क्या चेंजेस आए हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ा है। Higher yield were possible only from a combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizer and pesticides। HYV seeds का तभी एक कॉम्बिनेशन बनता था जिसमें जब हमें yield जो है इंक्रीज करनी थी, तो ये एक कॉम्बिनेशन के साथ ही पॉसिबल हो सकता था। हायर यील्ड करने के लिए HYV सीड्स का ज़रूरत पड़ता था, इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती थी, केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती थी, पेस्टिसाइड्स की भी ज़रूरत पड़ती थी और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। ये इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता था, तभी जाकर जो है यील्ड हमारी हाई होती थी। फार्मर्स, अब पंजाब और हरियाणा या फिर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, वेस्टर्न यूपी के जो फार्मर्स थे, ये पहले थे मॉडर्न फार्मिंग मेथड को ट्राई करने में। इंडिया के सबसे पहले ये स्टेट्स थी जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज़ किया, ट्राई किया। द फार्मर्स इन दीज रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन। इन्होंने ट्यूबवेल सेटअप करी इरीगेशन के लिए और यूज़ करना शुरू करा HYV सीड्स को, केमिकल फर्टिलाइजर्स को, पेस्टिसाइड्स को फार्मिंग में। सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी। अब कुछ लोगों ने मशीनरी यूज़ करना शुरू करा, जैसे कि ट्रैक्टर्स हो गए, थ्रेशर्स हो गए, या फिर प्लोइंग होगी, हार्वेस्टिंग, जिससे जो है बहुत तेज़ होने लग गई, ठीक है, हार्वेस्टिंग फास्टर। दे वर रिवॉर्डेड विद हाई यील्ड ऑफ व्हीट। अब इनको रिवॉर्ड किया गया, इन स्टेट्स को जो है रिवॉर्ड किया गया विद हाई यील्ड ऑफ व्हीट के साथ। जब हम पालमपुर की बात करते हैं, इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वैराइटीज वाज 1300 kg पर हेक्टेयर। जब HYV सीड्स का यूज़ करने लगे तो 3200 kg पर हेक्टेयर का जो है यील्ड होने लग गया। इंक्रीज हुआ ना ये। देयर वॉज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। ज़्यादा से प्रोडक्शन ऑफ व्हीट की प्रोडक्शन ही इतनी बढ़ गई। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस। उनके पास सरप्लस ही बहुत ज़्यादा बचने लग गया। मार्केट्स में बेचने के लिए जो ग्रेन्स थे, जो व्हीट थी, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है उनके पास होने लग गई। What is the difference between multiple cropping and modern farming methods? अब इन दोनों में डिफरेंस है कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, इन दोनों में जो है क्या डिफरेंस है। द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट and pulses in India after the Green Revolution in the units of million tons. Plot this on a graph. अब ये पूछा गया, was the Green Revolution equally successful for both the crops? Discuss. ग्रीन रेवोल्यूशन जो है दोनों क्रॉप्स के लिए बेहतर रिजल्ट लेकर आया, सक्सेसफुल था, ये हमें डिस्कस करना है। व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द फार्मर यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अब वर्किंग कैपिटल क्या रिक्वायर होगी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज़ करने के लिए फार्मर्स के लिए। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें
हम सारे क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे। मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर द फार्मर टू स्टार्ट विद मोर कैश देन बिफोर। वाई? अब मॉडर्न फार्मिंग के लिए हमें ज़्यादा कैश इन हैंड रखना पड़ेगा, तो पहले से ज़्यादा जो है कैश हमें रखना पड़ेगा, तो ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, ये जो है विल द लैंड सस्टेन। हमने पहले देख लिया कि जो लैंड है वो फिक्स्ड है, फिर हमने देखा कि किस तरीके से जो है हम प्रोडक्शन जो है एक ही लैंड पे जो प्रोडक्शन है हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। फिर हम देख रहे हैं तीसरा पॉइंट है विल द लैंड सस्टेन, क्या लैंड वैसे ही बरकरार रहेगी, उसकी फर्टिलिटी, वो जो नेसेसिटी है वो वैसे की वैसी बरकरार रहेगी। तो हम ये देख लेते हैं। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़। अब नेचुरल रिसोर्स है, हम नेचुरल रिसोर्स को धक्के से तो यूज़ नहीं कर सकते ना, कि हमारे पास पड़ी है तो हम कैसे भी यूज़ कर लें, तो हमें बहुत ध्यान से जो है यूज़ करना पड़ता है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस। अब साइंटिफिक रिपोर्ट्स आती हैं, इतनी सारी रिपोर्ट्स आती हैं जो ये बताती हैं कि हम जो लैंड है, नेचुरल रिसोर्स जो है, हम इसको जो है ओवर यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं फार्मिंग मेथड्स में। बहुत सारे एरियाज में ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। बहुत सारे एरियाज में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो कम होनी शुरू हो गई है। सॉइल अपनी फर्टिलिटी को डिक्रीज करना शुरू कर देती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ जो है वो बढ़ गया था। अब केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो गया तो जो हमारी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी जो है वो ख़त्म होती चली गई। ऑल्सो कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ लेड टू द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। वाटर टेबल भी जो है वो भी कम होना शुरू हो गया, क्योंकि ग्राउंड वाटर, अब HYV सीड्स के लिए क्या चाहिए था? पानी की जो मात्रा है वो ज़्यादा चाहिए थी, जिसकी वजह से जो ट्यूबवेल, जो ग्राउंड वाटर का यूज़ जो है इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा होने लग गया, जिसकी वजह से जो वाटर टेबल है वो कम हो गया। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर आर बिल्ड अप ओवर ईयर्स। ये जो है फर्टिलिटी बहुत सालों में बनती है सॉइल की, या ग्राउंड वाटर जो है जो रिप्लेनिश हो गया है, वो जो उसका लेवल है वो मेंटेन करने के लिए या अपने वास्तविक लेवल तक आने के लिए जो है उसको बहुत टाइम लग जाता है, बहुत साल लग जाते हैं। वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर देम। अब एक बार उनको तो डिस्ट्रॉय कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाती है उनको रिस्टोर करना। वी मस्ट टेक केयर ऑफ इन्वायरमेंट टू एंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। हमें इन्वायरमेंट का ध्यान रखना चाहिए ताकि एग्रीकल्चर, जो हमारी फ्यूचर एग्रीकल्चर है, उसको हम थोड़ा प्रोटेक्ट करके चल सकें। Chemical fertilizers provide minerals which dissolve in water and are immediately available to plants. अब केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या है? हमने बात करी है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज़ हो गया था, जिसकी वजह से जो है सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म होती चली गई। अब जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, ये जो मिनरल्स है, ये मिनरल प्रोवाइड करते हैं जो कि पानी के साथ डिज़ोल्व होते हैं और इमीडिएटली जो है प्लांट्स को मिलते हैं। बट दीज मे नॉट बी रिटेन्ड इन द सॉइल फॉर लॉन्ग। अब ये सॉइल में ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं, ख़त्म हो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद। दे मे एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पल्यूट ग्राउंड वाटर। अब हम, ये हमारा जो है सॉइल है, यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर है, यहाँ पे हमने क्रॉप्स ग्रो कर रखी हैं, तो हमने जो है इनको केमिकल फर्टिलाइजर्स को स्प्रे करा, जो बहुत समय तक यहाँ पे नहीं टिकेंगे, ये ऐसे जाते जाते ग्राउंड वाटर लेवल तक जो है पहुँच जाएंगे और ग्राउंड वाटर को जो है वो पल्यूट करना शुरू कर देंगे। सिर्फ ग्राउंड वाटर को ही नहीं, रिवर्स को, लेक्स को भी। केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया, बैक्टीरियाज को भी मार देते हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी ख़त्म कर देते हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि सम टाइम आफ्टर देयर यूज़ द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल, क्योंकि जो
बैक्टीरिया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फ़ायदा करते हैं, जो सॉइल में होते हैं, तो उनको ख़त्म कर देते हैं, तो सॉइल की जो क्षमता है वो तो कम होगी ही, यानी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम होगी ही। द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज़ हाइस्ट इन द कंट्री। पंजाब में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स की यूसेज है, कंजम्पशन है, वो बहुत ज़्यादा है पूरी कंट्री के मुताबिक। एज कम्पेयर टू होल कंट्री पंजाब में बहुत ज़्यादा है। द कंटिन्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज़ लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ अगेन सॉइल की हेल्थ को डिग्रेड कर दिया, कमज़ोर कर दिया, ख़त्म कर दिया है। पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स टू यूज़ मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट्स टू अचीव सेम प्रोडक्शन ऑफ लेवल। पहले तो हम थोड़ा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते थे तो हमें ज़्यादा जो क्रॉप है वो ज़्यादा आउटपुट देना शुरू कर गई थी, लेकिन अब जो सॉइल ख़त्म होती जा रही है तो केमिकल फर्टिलाइज़र्स का और से ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गया। क्योंकि अगर हमें पहले एक से जो है वो सपोज़ 5 यूनिट मिलती थी हमें, लेकिन उससे जो है लैंड को नुकसान होता था, तो अब वो न्यूट्रिएंट्स या जो मिनरल जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्रॉप ग्रो करने में मदद करते हैं, अब वो तो ख़त्म हो रहे हैं। तो और एडिशनल ऐड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इनको भी है इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ जो है वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम होती जा रही है। दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन। अब कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स पर जो है खर्चा अब ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा तादाद में जो है हमें यूज़ करना पड़ेगा केमिकल फर्टिलाइज़र, ताकि हम एक ही लेवल ऑफ प्रोडक्शन हम कर सकें। तो ये जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। अब पालमपुर के फार्मर्स में लैंड को किस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। You must have realized how important land is for farming. अब कितनी इम्पोर्टेंट है फार्मिंग के लिए, एक लैंड कितनी ज़रूरी है फार्मिंग के लिए। Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. अब जितने भी लोग एग्रीकल्चर में एंगेज हैं उनके पास, सबके पास एक सफिशेंट लैंड नहीं है कल्टीवेशन करने के लिए। किसी के पास कम है तो किसी के पास ज़्यादा है। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। 1/3 जो लोग हैं पालमपुर के 450 फैमिलीज में से वो लैंडलेस हैं। 150 फैमिलीज दैट इज़ 150 फैमिलीज होगी, 1/3 फैमिलीज यानी 150 फैमिलीज होगी। मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। और लैंडलेस तो हैं, लेकिन दलित कुछ ऐसे हैं जिनके पास कल्टीवेशन के लिए लैंड ही नहीं है। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड, और जो बच गई फैमिलीज यानी 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस दैन 2 हेक्टेयर्स इन साइज। 2 हेक्टेयर ज़मीन से भी कम जो है उनके पास लैंड अवेलेबल है, यानी 240 फैमिलीज के पास तकरीबन। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजेंट ब्रिंग एडिकेट इनकम टू द फार्मर। अब 2 हेक्टेयर्स में जो प्रोडक्शन होगी तो उससे वो खुद ही शायद फुलफ़िल ना कर पाएँ, अपनी जो नीड है, पर्सनल नीड है, वो वही फुलफ़िल ना कर पाएँ, तो उससे जो है इनकम इतनी नहीं बन पाती। इन 1960 गोविंद वॉज अ फार्मर विद 2.25 हेक्टेयर्स ऑफ लार्जली अनइरीगेटेड लैंड। गोविंद था, एक फार्मर था जिसके पास 2.25 हेक्टेयर ज़मीन थी जो कि अनइरीगेटेड लैंड थी, जिसमें इरीगेशन नहीं थी। विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स, 3 सन्स की मदद के साथ गोविंद ने कल्टीवेट किया लैंड को। दो दे डिडेंट लिव वेरी कंफर्टेबल लाइफ नहीं थी उनकी। द फैमिली मैनेज टू फीड इटसेल्फ विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम 1 बफेलो दैट द फैमिली पोजेस्ड। एक बफेलो थी जिसकी वजह से जो उनको है थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम बन जाती थी। कुछ साल बाद गोविंद की डेथ हो जाती है। अब ये जो लैंड है ये तीनों बेटों के बीच में, तीनों सन्स के बीच में जो है डिवाइड कर दी जाती है।
अब एक के पास क्या होगी, 0.75 हेक्टेयर ज़मीन होगी। अब 3 है, 3 में डिवाइड कर दी 2.25 को तो 0.75 आता है। इवन विद इम्प्रूव्ड इरीगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, गोविंद सन्स आर नॉट एबल टू मेक अ लिविंग फ्रॉम देयर लैंड। अब इरिगेशन इंप्रूव होगी, मॉडर्न फार्मिंग मेथड होगी, तब भी जो है गोविंद के सन्स, तीनों सन्स अपनी लिविंग को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, अपनी नीड्स को, ज़रूरत को नहीं पूरा कर पा रहे हैं। दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्किंग ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर। अब एडिशनल वर्किंग उनको देखना पड़ा है, दूसरा और काम जो है वो उनको देखना पड़ रहा है। यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स। अब जो हम स्कैटर्ड लैंड देख रहे हैं, ये कल्टीवेट की जा रही है फार्मर्स के बीच में। On the other hand, more than half the area of the village is covered by plots. अब आधे से ज़्यादा जो है एरिया वो प्लॉट्स के साथ जो है कवर किया जा रहा है। क्वाइट अ लार्ज इन साइज। इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज जो कि मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, जो कल्टीवेट करते हैं 2 हेक्टेयर की ज़मीन से भी ज़्यादा। A few of the large farmers have extending over 10 hectares and more. बहुत 60 फैमिलीज हैं जो मीडियम या लार्ज फार्मर्स में आते हैं, जो कि 2 हेक्टेयर ज़मीन से ज़्यादा कल्टीवेट करती हैं, और कुछ 10 हेक्टेयर ज़मीन से जो ज़्यादा करते हैं वो बहुत कुछ ही गिने चुने जो हैं फार्मर्स हैं पालमपुर में। Who will provide the labor? अब लेबर कौन प्रोवाइड करेगा? आफ्टर लैंड, लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमने पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड के बाद लेबर ज़रूरी है। फार्मिंग जो है रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। फार्मिंग के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड। अब जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो अपनी पूरी फैमिली के साथ जो है कल्टिवेट करते हैं उनकी खुद की ज़मीन को, फील्ड को। दस दे प्रोवाइड अ लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स। वो खुद ही जो है लेबर बनकर जो है काम करते हैं, जो प्रोवाइड खुद ही को जो है वो फार्मिंग जो करते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड। अब जो स्मॉल फार्मर्स है वो तो खुद ही काम करते हैं, लेकिन जो मीडियम या लार्ज फार्मर्स है जिनकी 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीनें थी, वो क्या करते हैं, वर्कर्स को हायर करते हैं। फार्म लेबरर्स केम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज। जो फार्म लेबरर्स हैं वो लैंडलेस फैमिली से आते हैं, या फिर फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। अब जो फार्म लेबरर्स हैं उनका कोई अधिकार नहीं होता जो भी क्रॉप जो वो उगाते हैं। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर्स फॉर हुम दे वर्क। उनको वेजेस मिलती हैं। वेजेस कैन बी इन कैश, कैश भी हो सकती हैं, या फिर क्रॉप्स भी दे देते हैं कि आप क्रॉप्स रख लो, या इस तरीके से भी होते हैं, या तो कैश होती है या फिर कोई क्रॉप दे सकते हैं या कुछ और। समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स ऑल्सो, मील्स भी मिलते हैं। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन। वेजेस जो हैं अलग अलग होती हैं, रीजन टू रीजन वेरी करती हैं। फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप वेरी करती हैं। एक फार्म से दूसरे फार्म तक जो है उनकी एक्टिविटीज़ जो होती है उन पर वेरी करती हैं। देयर इज़ ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की ड्यूरेशन में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस। एक फार्म लेबरर जो है डेली वेज अर्नर हो सकता है, डेली बेसिस पर जो है वो काम करता है, एम्प्लॉय होता है। और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर, या हो सकता है एक पार्ट के लिए, हार्वेस्टिंग करने के लिए आया हो या फिर पूरे साल के लिए हो। अब हम पढ़ते हैं डाला इज अ लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क्स ऑन अ डेली वेज इन पालमपुर। डेली वेज अर्नर है डाला, जो कि पालमपुर के किसी विलेज में काम करता है। इसका मतलब ये है कि ये जो है रेगुलरली लुक फॉर अ वर्क। अब इसको हमेशा जो है काम के लिए ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि डेली वेज आज उसने काम कर लिया, कल का तो पता नहीं ना, कल का तो पता ही नहीं क्या होगा क्या नहीं, कोई काम मिलेगा या नहीं। लेकिन लिविंग के लिए तो हमें काम करना पड़ेगा, तो हर रोज़ जो है ये काम देखता रहता है। द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट इज
300 पर डे। अब फार्म लेबर के लिए मिनिमम वेजेस 300 पर दिन के लिए रखे गए हैं। द डाला गेट्स ओनली ₹160। जो डाला है उसको सिर्फ जो है 160 रुपये मिलते हैं, जहाँ की उसको 300 रुपये मिलने चाहिए। देयर इज़ अ हैवी कॉम्पिटिशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे फार्मर्स हैं जो अवेलेबल हैं, जो काम करने के लिए अवेलेबल हैं, तो कम वेजेस में भी जो है उनको वर्कर्स जो लेबरर्स जो हैं उनको मिल जाते हैं। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस। लोअर वेजेस के लिए जो है काम करने के लिए मान जाते हैं लोग, क्योंकि कंपटीशन ही इतना है। अगर वो नहीं काम करेंगे तो कोई और काम कर देगा, तो वो खुद के पैसे नहीं छोड़ते, खुद की वेजेस उनको लिविंग के लिए चाहिए, तो वो खुद की जो वेजेस हैं वो नहीं छोड़ते। डाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली को वो कंप्लेंट करता है, जो कि दूसरी हु इज़ अनदर फार्म लेबरर। बोथ डाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। ठीक है, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। तो ये 2 पॉइंट्स रह गए हैं फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही बहुत है। होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, सो दैट अपकमिंग वीडियोस का जो लिंक है या जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू।